दर्शन अपना चल रहा है ना, तो जिला दर्शन में अब आगे हम अगले संभाग की शुरुआत करेंगे। आ, अगला जो संभाग हम पढ़ेंगे वो है भरतपुर संभाग। तो आप बताइए मुझे फटाफट, भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं? भरतपुर संभाग में कितने जिले आते हैं, फटाफट बताइए। हैं? भरतपुर संभाग में 6 जिले आते हैं। चलो देखिए, तो भरतपुर संभाग ये हम पढ़ने जा रहे हैं ना, कौन सा? भरतपुर संभाग। हेडिंग डाल दीजिए, भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग। ये भरतपुर संभाग हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलो हम बताएं फटाफट मुझे, भरतपुर संभाग की स्थापना कब हुई? भरतपुर संभाग की स्थापना कब हुई? 2000 यानी 4 जून 2005। और उस समय में राजस्थान की सीएम थी कौन? वसुंधरा राजे सिंधिया। तो सबसे पहला सवाल कि ये संभाग कब बना, यानी ये बना कब? 4 जून। इस संभाग का गठन कब हुआ बताएंगे आप? इस संभाग का जो गठन हुआ वो कब हुआ दोस्तों, यानी कब बना ये संभाग? तो भरतपुर संभाग का याद रखें, गठन हुआ 4 कितने को? जून। दोस्तों 4 जून 2000 कितने को बना? ये 5 को बना। कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। भरतपुर संभाग 4 जून 2005 को बना। अच्छा, भरतपुर संभाग जब बना तो उस समय राजस्थान में सीएम के पद पर कौन थे? वसुंधरा राजे सिंधिया। यानी वसुंधरा, ये आपको याद रखना है, वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे, वसुंधरा राजे क्या? सिंधिया। ये उस समय दोस्तों राजस्थान की कौन थी? सीएम। ठीक, सिंधिया। तो इनके समय में याद रखें भरतपुर क्या बना? संभाग। यानी भरतपुर संभाग बना वसुंधरा राजे सिंधिया के समय। वसुंधरा राजे कौन थी? सिंधिया। इनके समय बना दोस्तों कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। ठीक, अब देखें भरतपुर संभाग, हम बताएंगे मुझे कौन से नंबर का संभाग था। यानी भरतपुर संभाग क्रम की दृष्टि से अगर हम देखें तो ये राजस्थान में कौन से क्रम का संभाग था दोस्तों? क्रम अगर जाने तो याद रखें 7वां संभाग था। कौन सा? 7वां संभाग। भरतपुर संभाग किस नंबर का संभाग था मित्रों? तो 7वां संभाग था। तो आप पढ़ रहे हैं कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। लिखते चलो साथ में, यहाँ लिखते चलिए। यानी भरतपुर संभाग हम पढ़ रहे हैं जिसका गठन 4 जून 2007 को हुआ। क्योंकि हम 4 जून 2000 सॉरी 5 को हुआ। ये किस मुख्यमंत्री के काल में बना? तो मुख्यमंत्री उस समय कौन थी? वसुंधरा राजे सिंधिया। वसुंधरा राजे सिंधिया के समय में ये बना। और क्रम की हम बात करें तो क्रम के आधार पर ये 7वां कौन सा संभाग है दोस्तों? 7वें नंबर का संभाग माना जाता है, ठीक है। और अभी वर्तमान में 3 नए संभाग और बने हैं, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। इस प्रकार वर्तमान में संभागों की संख्या कितनी है? 10 है। संभागों की संख्या 10 है। मैं आपको संभागों के अकॉर्डिंग नए जिले पढ़ा रहा हूँ ताकि संभाग वाला टॉपिक भी हमारा क्लियर होता चले। भाई हमें ये तो पता रहे कि किस संभाग में कौन कौन से जिले आ रहे हैं और उस संभाग में नए जिले कितने हैं। अब आपको पता है कि इस भरतपुर संभाग में पहले जो जिले आते थे वो कितने जिले आते थे? 4 जिले आते थे। अभी आपको पता है गंगापुर एक नया जिला बना है ना, वो इस संभाग में जुड़ा है। और डीग एक नया जिला बना है, वो इस संभाग में जुड़ा है। तो इस संभाग में कितने जिले आएंगे दोस्तों? यानी कौन कौन से जिले इसमें आएंगे? तो देखिए, ये जो संभाग है इस संभाग में
जो नवीन जिले हैं, यानी वर्तमान में इसमें जो जिले हैं वो टोटल कितने हैं और उनमें नवीन जिले कितने हैं, तो वो चीज आपको याद रखनी है। तो याद रखें इस संभाग में अ, नवीन वर्तमान में हम जिलों की अगर बात करें कि वर्तमान समय में दोस्तों, वर्तमान में इसमें जिले कितने हैं और कौन कौन से वो जिले हैं। तो वर्तमान समय में दोस्तों इस संभाग में कितने जिले हैं और वो कौन कौन से जिले हैं। तो वर्तमान की अगर हम माने तो कितने जिले हैं बताएंगे आप, 6। यानी भरतपुर संभाग में वर्तमान में कितने जिले शामिल हैं, 6 जिले शामिल हैं। ठीक है, अब इन 6 जिलों को हम कैसे याद रखेंगे, 6 जिलों को किस तरह याद रखेंगे, तो यहाँ हमें याद रखनी है वो 6 जिले कौन कौन से हैं। तो इस तरह से ये ट्रिक लगा के हम इन्हें याद रखेंगे, यानी TRICK। दोस्तों इस तरह याद रखना है, ट्रिक लगा के याद रखना है। तो देखिए कि किस तरह से हम ट्रिक लगाएंगे और उनसे याद रखेंगे। यहाँ आपको ये ट्रिक लगानी है कि सब कंगालों को, कैसे कंगालों को, सब कंगाल, कंगाल जानते हैं आप किनको कहते हैं, गरीबों को, है ना। सब कंगालों को, सब कंगालों को, कंगालों को किसी ने परेशान किया, पहले से ही वो बेचारे गरीब थे। सब कंगालों को किसने, भरत ने, किसने भाई साहब, भरत ने क्या कर डाला, भरत ने धो डाला, भरत ने क्या धो डाला। यानी सब धो डालने का मतलब उन्हें क्या कर दिया, तंग कर दिया, उन्हें परेशान किया। तो इस तरह से ये हमको ट्रिक याद रखनी है कि सब कंगालों को किसने, भरत ने, सब कंगालों को याद रखना किसने, भरत ने धो डाला। सब कंगालों को किसने धो डाला दोस्तों, भरत ने धो डाला। ये आपको एक ट्रिक याद रखनी है ना। इस तरह से हमें याद रखना है दोस्तों, सब कंगालों को किसने, भरत ने धो डाला। देखिए यहाँ से थोड़ा सीधा करता हूं मैं, प्लीज बातें नहीं करें, बातें नहीं करें, गड़बड़ हो गया। चलो कोई बात नहीं, लिखता हूँ फिर से, सब कंगालों को किसने धो डाला, फटाफट बताएं। यानी सभी कंगालों को दोस्तों किसने धो डाला, भरत ने धो डाला। सब कंगालों को भरत ने धो डाला, सभी को किसने धो डाला, भरत ने। ठीक है, तो इस तरह से ये चीज आपको याद रखनी है। यहाँ की सब, सब किनको दोस्तों, कंगालों को, सब कंगालों को, सब कंगालों को किसने धो डाला, कंगालों को याद रखें भरत ने, लिखते चलो, भरत ने धो डाला, धो डाला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये ट्रिक याद रखनी है, 3-4 बार आप रिपीट करोगे आराम से याद हो जाएगी। सब कंगालों को भरत ने धो डाला। एक बार बोलो आप मेरे साथ सभी, सब कंगालों को भरत ने धो डाला। सब कंगालों को बोलो ना, भरत ने धो डाला। सब कंगालों को किसने धो डाला, भरत ने धो डाला, उनकी सेवा करने के बजाय धो डाला। चलो देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों नंबर एक यहाँ हम लेते हैं क्या, सब। अब सबसे बताओ क्या बनने वाला है, तो सवाई माधोपुर, सबसे क्या बनेगा दोस्तों, सवाई माधोपुर। याद रखें सवाई माधोपुर, ये जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, तो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। यानी सबसे क्या बना, सवाई माधोपुर, जो भरतपुर संभाग के अंतर्गत आता है। आप लिखते चलिएगा, इसलिए मैं ये गैप दे रहा हूँ, बाद में फिर ये रह जाएगा, है ना। तो सबसे क्या बन गया, सवाई माधोपुर। उसके बाद में है कै, उसके बाद में क्या है दोस्तों, कै। अब बताओ कैसे कौन सा जिला बनने वाला है, तो कैसे बनने वाला है अपना जिला कौन सा, करौली। अपना प्यारा सा जिला कौन सा, करौली, है ना। करौली जहाँ की गजक प्रसिद्ध है। अच्छा देखें फिर गा से बात करो दोस्तों, गा, गा से बनने वाला है क्या, गंगापुर।
गंगापुर, जहाँ के खीरमोहन फेमस है। क्या फेमस है? खीरमोहन। ठीक है। अच्छा, गंगापुर याद रखिएगा, गंगापुर। कैफोर गंगापुर, कैफोर करौली, सबसे बना सवाई माधोपुर। इसके बाद में दोस्तों ये आपको रखना है क्या? साइलेंट। और फिर को से बनाना है क्या? को से बनाना है कोटा। को से क्या बनाना है? कोटा। ठीक है भाई। को से क्या? एक मिनट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये देखिएगा, बा, बातें नहीं करें, कोई बात नहीं। भरत से क्या बनेगा? ये हो गया अपना, इसको भी करो साइलेंट। और भरत से बनेगा दोस्तों कौन सा? तो भरतपुर। क्या बनेगा? भरतपुर। ठीक है। और फिर उसके बाद में हो गया दो, है ना? हाँ, यहाँ ये लिखते हैं इसको, भरत। यानी भरत से आपका कौन सा हो गया? भरतपुर। तो देखें, सबसे बन गया कौन सा? सवाई माधोपुर, है ना? सबसे बना सवाई माधोपुर। और ये हो गया क्या? कंगाल। यानी कैसे बन गया क्या? करौली। और गा से बना कौन सा? गंगापुर। और को से ये साइलेंट हो गया, भरत से क्या? हाँ, भरतपुर। अब इसके बाद में पांचवें नंबर पे आइए, धौल। धौल से क्या बनेगा दोस्तों? धौल से बनेगा धौलपुर। क्या बनाओगे? धौलपुर। इस तरह से ये हमें बनाना है। और अब आ जाइए आप किस नंबर पे? छठवें नंबर पे। तो आगे क्या आ गया? डा। यानी इससे आप बनाएंगे क्या? डीग। अभी जो बना है नया जिला, डीग। अब इनमें से आप मुझे बताओ, नए जिले कितने हैं? नए जिले कितने हैं? दो। यानी नवीन जो जिले इनमें बने हैं, वो जिले आपके कितने हैं? दो। अब देखते हैं कौन कौन से वो नवीन जिले हैं। तो गंगापुर याद रखना दोस्तों, गंगापुर। गंगापुर सिटी इसे बोला जाता है, गंगापुर सिटी, है ना? गंगापुर क्या? सिटी। तो ये एक कैसा जिला है? नवीन जिला है दोस्तों। ये कैसा जिला है? नवीन। उसके बाद में आइएगा, ये हो गया डीग। और ये भी कैसा जिला है? नवीन जिला है। तो मेरा मतलब यह है कि भरतपुर संभाग जिसे आप पढ़ रहे हैं, उस भरतपुर संभाग में दो जिले नवीन जिले हैं। यानी दो कैसे जिले हैं? नवीन जिले हैं। और वो नवीन जिले आपको पढ़ने हैं। तो एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर आप इसको नोट करिएगा। भरतपुर संभाग गठन हुआ था 4 जून 2000 कितने को? 4 जून 2000। उस समय राजस्थान की सीएम कौन थी? वसुंधरा राजे क्या? सिंधिया। अच्छा, क्रम की दृष्टि से देखें तो यह कौन से नंबर का संभाग है? 7वां संभाग था भरतपुर। ये देखिएगा नेक्स्ट, भरतपुर संभाग में वर्तमान की स्थिति अगर जाने तो कितने जिले इसके अंतर्गत आते हैं? 6। सब कंगालों को भरत ने धो डाला। सबसे आपका बन गया क्या? और कैसे बना? और कैसे बना? और ये दोनों क्या हैं? और भरत से बना। इधर ये भी क्या है? और धो से बना। और डैश से बना। और ये भी इधर क्या हो गया? साइलेंट। तो इस तरह से याद रखें, आपको ये याद रखने हैं। यानी छह जो हैं जिले, उनके नाम याद रखने हैं। क्योंकि कई बार इस तरह के सवाल आते हैं कि निम्न में से कौन सा जिला वर्तमान में भरतपुर संभाग के अंतर्गत नहीं आता है। तो इस तरह का अगर सवाल आएगा तो फिर गलती हो जाती है, क्योंकि हमको पता नहीं रहता कौन कौन से जिले किस संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो पहले हम संभाग के विषय में पढ़ रहे हैं, फिर इसमें आने वाले नवीन जिलों के विषय में पढ़ेंगे। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए। कर लिया? है ना? लिखा ना सभी ने? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब इसमें से हमें एक एक जिले के विषय में पढ़ना है दोस्तों। एक एक नवीन जिले के विषय में पढ़ना है। तो आज का हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा कौन सा? डीग जिला। हेडिंग बना दीजिए आप, डीग। आज जिस नवीन जिले को आप पढ़ने जा रहे हैं वो नवीन जिला है कौन सा? डीग जिला। दोस्तों ये हेडिंग बना लीजिए, डीग जिला। इसे आप पढ़ोगे, कौन सा जिला है?
डीग जिला। ठीक है, अब देखो डीग जिले को लेके क्या क्या सवाल बनने हैं, सुनिए। ये डीग जिले के विषय में हम पढ़ रहे हैं, यानी जिला कौन सा, डीग जिला। दोस्तों डीग जो जिला है उस जिले को लेके क्या क्या सवाल बनेंगे उनकी करेंगे चर्चा। यानी डीग जिला हम पढ़ने जा रहे हैं। डीग जिला, सबसे पहली बात तो आपको मैंने बता ही दिया, इन जिलों का जो गठन हुआ है वो कब हुआ है, तो आप मुझे बताएं। डीग जिले का दोस्तों गठन हुआ है कब, 7 अगस्त, कितने अगस्त को हुआ है बताएं, 7 अगस्त 2000 कितना 23, 7 अगस्त 2023। यानी डीग जिला कब बना, 7 अगस्त 2023। अब देखो नया जिला कोई भी क्यों ना हो, नया जिला कोई भी क्यों ना हो, सभी का गठन और एक समिति सेम है, सभी का गठन और समिति क्या है, सेम है। यानी नया कोई भी जिला हो, सभी का गठन और समिति क्या है, सेम है। 2000 कितना हो जाएगा दोस्तों, 23। ठीक है भाई। अब इसके बाद में अगला देखें, समिति की हम बात करें कि किस समिति की सिफारिश पर ये जिला बना, तो यहाँ आप नोट कर लीजिए, राम लुभाया समिति। दोस्तों कौन सी समिति, राम लुभाया, राम लुभाया क्या समिति, इस समिति की याद रखना, सिफारिश पर ये नवीन जिला बना। अब ये समिति और इनकी स्थापना की डेट ये तो कॉमन है, 1900 जिलों की कॉमन है भाई, एक साथ बने हैं 1900, तो एक ही डेट में बने हैं और एक ही समिति की सिफारिश पर बने हैं, तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में तीसरे पॉइंट पर आइएगा, तीसरे पॉइंट पर आते हैं। देखो ये डीग जो जिला बना है ये किस संभाग के अंतर्गत आता है दोस्तों, किस संभाग में ये जिला आता है, तो फिर आराम से हम बता सकते हैं किस में आएगा, भरतपुर संभाग के अंतर्गत आएगा। किस में आएगा दोस्तों, भरतपुर संभाग में ये आपका जिला आने वाला है, भरतपुर संभाग में। ठीक है भाई, किस में आएगा, भरतपुर संभाग में। अच्छा ये जो जिला है ये किससे अलग हुआ है, अलग किससे हुआ है, तो दोस्तों ये अलग हुआ है किससे, भरतपुर से। किससे अलग हुआ है बताओ, भरतपुर, भरतपुर से क्या हुआ है, अलग, यानी भरतपुर जिले से अलग करके ये जिला बनाया गया है। अब आप यहाँ प्रश्न करेंगे कि क्या इस जिले के पुनर्गठन के समय अन्य जिलों से भी कुछ इसमें तहसील वगैरह ली गई हैं, नहीं ली गई है ना। इसमें टोटली जितनी तहसीलें और जितने उपखंड हैं सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं, सारे के सारे कहाँ से लिए गए हैं, कहाँ से लिए गए हैं, भरतपुर से। अब दोस्तों आइए इसके बाद में जानते हैं कि ये जो जिला है इस जिले में कितने उपखंड और कितनी तहसीलें आती हैं, कितने उपखंड और कितनी क्या आती हैं, तहसीलें। तो दोस्तों आप बताएंगे मुझे, फटाफट बताइए, इस जिले में कितने उपखंड और कितनी तहसीलें आती हैं, फटाफट बताओ, बताइए डीग जिले में कितने उपखंड और कितनी तहसीलें, कौन उत्तर देगा, फटाफट उत्तर दीजिए। है 6 उपखंड ये, और तहसील आप गलत बता रहे हैं, उपखंड बिल्कुल राइट बता रहे हो, 6 उपखंड हैं, बिल्कुल सही है। तहसील बताओ फटाफट, तुक्का लगा रहे हो तुक्का लगा रहे हो है ना। तो देखिएगा दोस्तों उपखंडों की संख्या सुने, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, उपखंडों की संख्या कितनी है, 6, उपखंडों की संख्या कितनी है, 6, जबकि तहसीलों की संख्या 9 है, 9 है, कमाल हो गया कितना है दोस्तों, 9। अब सुनो ध्यान लगाओ, यहाँ इस तरह से हमें याद रखना है, बातें नहीं करें प्लीज। तो यहाँ उपखंडों की हमें एक तहसील ट्रिक लगानी होगी, यानी यहाँ हमें ट्रिक लगानी है किसकी, उपखंडों की दोस्तों। तो उपखंडों की अगर हम बात करें तो यहाँ दोस्तों उपखंडों की संख्या कितनी होगी बताओ, उपखंड कितने हो जाएंगे, 6 उपखंड हो जाएंगे, याद रखिए उपखंड कितने होंगे, 6, 6 उपखंड हो जाएंगे। और 6 उपखंडों को आप एक ट्रिक से याद कर लीजिए और बाकी के तो हम तहसीलों को आराम से निकाल लेंगे। तो यहाँ हमें एक ट्रिक लगानी है और वो ट्रिक आप लगाएंगे क्या,
ऐसे देखिएगा ट्रिक आपको लगानी है। पहाड़ी दोस्तों, क्या पहाड़ी कुड़ी, कुड़ी है ना, पंजाब में कहते हैं कि लड़कियों को क्या कुड़ी, पहाड़ी कुड़ी का, पहाड़ी कुड़ी का नसीब। इस तरह से आपको ये ट्रिक याद रखनी है, यानी पहाड़ी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है। याद रखना दोस्तों, पहाड़ी कुड़ी का नसीब कैसा होता है, बहुत अच्छा होता है ना। इस तरह से ये आपको याद रखना है, पहाड़ी कुड़ी का नसीब कैसा होता है, अच्छा होता है। अब आप आराम से बता सकते हैं कि इसमें कौन कौन से उपखंड और कौन कौन सी तहसीलें आने वाली हैं। तो ये जो आपने ट्रिक लिखी है, ये जो ट्रिक आप देख रहे हैं वो ट्रिक किसकी है सर, उपखंडों की है। अब आइए दोस्तों यहाँ देखते हैं नंबर 1, पहाड़ी। पहाड़ी से बताओ क्या उपखंड बनने वाला है, पहाड़ी से उपखंड क्या बनेगा, पहाड़ी उपखंड बनेगा, पहाड़ी से बनेगा पहाड़ी उपखंड। उसके बाद में कू से क्या बनने वाला है, फटाफट बताओ, कू से क्या बनेगा, कुम्हेर उपखंड बनेगा। कौन सा, कुम्हेर उपखंड बनने वाला है। और उसके बाद में नंबर 3 देखिएगा, डी से क्या बनेगा दोस्तों, तो डीग उपखंड आपका बनने वाला है, डीग। और उसके बाद में नंबर 4 देखेंगे का, तो का से बनने वाला है क्या, कामा उपखंड आपका बनने वाला है। कौन सा, कामा। और उसके बाद में 5वें उपखंड पे आ जाइए, न। न से क्या बनने वाला है दोस्तों, फटाफट बताइए, न से क्या बनने वाला है, हैं? ना ना ना, नदवई नहीं आएगा, बताएं फटाफट। चलो जब तक सोचिए, आगे मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, फटाफट बताइए। इसके बाद में आ जाइए, अगला है कौन सा, सी। इन दोनों को फटाफट बताइए। बताओ बताओ बताओ, एक ने से और एक सी से, हाँ। भाई कुछ नहीं आने वाला है इसमें, गलत बता रहे हो, जल्दी करो जल्दी करो, बताइए। नागौर थोड़ी आएगा, देखो, हाँ। नगर, एक तो इन्होंने बता दिया, वेरी गुड। ऐसे क्या बनेगा, नगर। चलो ये हो गया भाई। अब सी से, सी से क्या बनने वाला है, टीकरी, राइट। तो दोस्तों याद रखिएगा, देखें, देखिएगा, ध्यान लगाएं, ये 6 उपखंड हमारे हैं। तो ये हो गया, सी से बनेगा कौन सा, सीकरी। कौन सा उपखंड आएगा, सीकरी। बातें नहीं करें प्लीज। और लास्ट का इसमें क्या है, साइलेंट है। अच्छा, आपको कैसे याद रखने हैं, पहाड़ी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है, पहाड़ी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है ना। पंजाब में कुड़ी है ना, यानी लड़कियों को कहा जाता है। तो पहाड़ी कुड़ी का नसीब कैसा, अच्छा होता है। पहाड़ी से क्या बना, बोलो ना, पहाड़ी से और कुड़ी से, कू से बना कुम्हेर, टी से बना का से, ने से, ने से, और सी से, सी से, और बे खाली। दोस्तों बैग खाली है ना। इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है भाई। अब सुनो मेरी बात, ये अपने उपखंड हो गए, उपखंड हो गए। अब आपको पता है कि किसी किसी उपखंड में 2 या 2 से अधिक तहसील भी होती हैं, है ना, एक से ज्यादा तहसील भी होती हैं। तो यहाँ आप देखेंगे, इसमें ये हो गया आपका कौन सा, पहाड़ी, ये कुम्हेर, ये डीग, ये कांवा, ये नगर, और ये सीकरी। अब इनमें तहसीलों की बात करते हैं। तहसीलों की बात करें दोस्तों, तो पहाड़ी में कौन सी तहसील आने वाली है सर, पहाड़ी में पहाड़ी तहसील आती है। पहाड़ी उपखंड भी है और पहाड़ी क्या है, तहसील भी है। पहाड़ी उपखंड भी है और पहाड़ी क्या है दोस्तों, तहसील भी है। उसके बाद में देखेंगे आप, कुम्हेर क्या जाएगा, कुम्हेर, कुम्हेर उपखंड भी है। और कुम्हेर क्या है, फटाफट बताओ, तहसील भी है। अब कुम्हेर उपखंड में कुम्हेर तहसील भी है,
कुम्हेर तहसील भी है। और एक और तहसील इसमें आती है दोस्तों, इस तहसील का नाम क्या, रार है। क्या है, रार है। अच्छा बताओ, कुम्हेर का समापन किससे हो रहा है, रे से। कुम्हेर, तो कुम्हेर में कुम्हेर तहसील तो आएगी, और रे से एक और तहसील आ जाएगी, रार है। रार है, कौन सी तहसील, रार, ये तहसील आ जाएगी। अब बात करते हैं किसकी, डीग की। तो दोस्तों डीग में डीग तहसील आने वाली है। डीग में कौन सी, डीग तहसील आपकी आएगी। अब डीग के बाद में डीग में एक और आ जाएगी, कौन सी, तो जनूथर, याद रखना कौन सी, जनूथर, ये डीग के अंतर्गत आएगी। तो इसमें भी तहसीलें कितनी हो गई, कितनी हो गई, दो हो गई। अब कामा में याद रखना, कामा तहसील तो आएगी कामा उपखंड में, लेकिन इसके अलावा एक और तहसील आएगी, जुरहरा। कौन सी, जुरहरा। आप पढ़ते हैं ना जुरहरा, रामलीला, रामलीला सवारी कहाँ की, जुरहरा। अब वो किस में आ चुका है, डीग में आ चुका है, ठीक है। और नगर की हम बात करें तो नगर में नगर ही तहसील आने वाली है। अच्छा, सीकरी उपखंड में सीकरी तहसील ही आने वाली है। तो दोस्तों इस तरह से ये 3 तहसीलें एक्स्ट्रा बढ़ गई। अब तहसीलों की संख्या कितनी हो गई बताएंगे आप, तहसीलों की संख्या कितनी हो गई, 9। तो ये जो मैंने लिखी है वो दोस्तों क्या है, तहसील है, इनकी संख्या कितनी है, 9। यानी तहसीलें कितनी है, 9। तहसीलों की संख्या कितनी है, 9। और जबकि उपखंडों की संख्या कितनी है बताओ, उपखंड कितने हैं, 6। ठीक है, तो 6 उपखंड, 9 तहसील, इस तरह से आपको याद रखनी है। फटाफट उतार लीजिए आप इनको, उतारो जिन्होंने नहीं उतारा है, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप पढ़ रहे हैं कौन सा जिला, डीग जिला। अच्छा बताइए, डीग जिले का गठन कब हुआ, बोलते ही नहीं हो, खत्म चंद हो, हाँ, खत्म चंद। अच्छा बताएं कब हुआ, किस समिति की सिफारिश पर, क्या बात है एकदम, अब हाँ हो गए होशियार है ना, राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। अच्छा बताओ, डीग जिला किस संभाग के अंतर्गत आता है, भरतपुर के अंतर्गत आता है। अलग किससे हुआ सर, ठीक है भाई, भरतपुर से अलग हुआ। अब देखो, इस डीग जिले में जो नवीन जिला बना है, डीग जिला जो है उसमें कितने उपखंड आते हैं, 6। और तहसीलें बोले तो 9। अच्छा, उपखंड कुड़ी यानी पंजाबी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है, ऐसे याद रखना है ना। अब सुने, पहाड़ी पहाड़ी, अच्छा पहाड़ी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है, तो पहाड़ी से क्या बनाओगे, पहाड़ी से बनाओगे, पहाड़ी वैसे पंजाब में बोलते हैं कुड़ी, उनका अब नसीब अच्छा नहीं है, है? पंजाब वालों का नहीं है, पहाड़ी, पहाड़ी वालों का अच्छा है। तो पहाड़ी कुड़ी का नसीब अच्छा होता है, पहाड़ी से बना, और कू से बना उपखंड, ई से बना, का से बना, ने से बना, सी से बना, और वह खाली है ना। तो इस तरह से याद रखिएगा, ये आपके उपखंडों की संख्या कितनी हो गई, 6। अब इन 6 उपखंडों में इसी नाम की 6 तहसीलें तो आती हैं, लेकिन 3 एक्स्ट्रा और हैं। जैसे कि ये वाला जो उपखंड है कुमेर, इसमें रार है, रार है, कुमेर में रार है। कुमेर उपखंड में 2 तहसीलें, कुमेर तो आएगी, एक एक्स्ट्रा कौन सी जोड़ोगे, रार है। अच्छा, डीग में डीग तो आएगी, एक्स्ट्रा जो लोग जोड़ोगे, जनूतर। अच्छा, इसमें कामा तो आएगी, एक्स्ट्रा जोड़ोगे, तो इसमें 3 ये एक्स्ट्रा जुड़ जाएंगी, है ना। और इस तरह से ये हो जाएंगी अपनी कितनी, 9। अब दोस्तों इसके बाद में ये चीज हमने पढ़ी है, अब आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। ये जो अपना जिला है कौन सा, डीग, डीग को लेकर के क्या क्या सवाल बनने वाले हैं, तो यहाँ करते हैं दोस्तों डीग की चर्चा। देखो, सबसे पहला सवाल, ये जो डीग है, ध्यान देना मेरी बात पर, इस तरह से ये हो गया अपना क्या, राजस्थान। दोस्तों इस तरह से ये क्या हो गया, राजस्थान हो गया, माना कि ऐसे, ऐसे मान लेते हैं ये, एक मिनट एक मिनट, चलो तो मारो गोली, हाँ गोली मारो, और अभी बनाते हैं इसको ब्लैक से।
ठीक भाई। ऐसे मान लीजिए ये अपना क्या हो गया, राजस्थान हो गया। ध्यान दीजिए दोस्तों, राजस्थान हो गया। अब यहाँ हम सीमाओं की बात करें, देखिए पड़ोसी जो राज्य है, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक अपना पड़ोसी कौन है, पंजाब। कौन है दोस्तों, पंजाब। चलो ठीक है भाई। यहाँ से लेकर यहाँ तक पड़ोसी कौन है, हरियाणा। दोस्तों यहाँ तक अपना पड़ोसी कौन है, हरियाणा। और इसके बाद में यहाँ तक पड़ोसी हो गया कौन, यूपी। कौन हो गया बताओ, यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। और याद रखिए यूपी, उत्तर प्रदेश, देखो यहाँ आपका ये, यहाँ आपका जिला है कौन सा, डीग। यहाँ दोस्तों आपका जिला है कौन सा, डीग। अब यहाँ एक सवाल अपना बन गया, यहाँ आपका जिला हो गया कौन सा, डीग हो गया। एक चीज और इसमें आप अच्छे से समझ लो, चलो इसको हटाते हैं, डीग है ना, यहाँ आपका जिला हुआ डीग। अब देखिए दोस्तों, डीग जो है, सुनो, डीग जो है ये दो राज्यों से इसकी सीमा लगती है, यानी हरियाणा और एक कौन सा हो गया, यूपी। हरियाणा और उत्तर प्रदेश, हरियाणा और क्या, उत्तर प्रदेश। यानी यूपी और हरियाणा दोनों की सीमा जहाँ टच करती है, वहां अपना जिला आता है कौन सा, ठीक। देखो पहले हम क्या पढ़ते थे, क्या बदलाव हुआ है सुनिएगा। पहले हम पढ़ते थे कि हरियाणा और इधर से यूपी दोनों की सीमा पर स्थित जिला कौन सा है, वहां पढ़ते थे भरतपुर। अब आपको क्या पढ़ना है, डीग पढ़ना है दोस्तों। क्या पढ़ना, डीग। यानी दोनों की सीमा याद रखें, इससे लगती है। अब इसके पड़ोसी राज्य कितने हैं, फटाफट बताओ, दो। इसका मतलब ये अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला जिला है। इसे आप अंतर्वर्ती जिला नहीं कहोगे। अंतर्वर्ती किनको कहते हैं, जो जो इस किस पर, स्थलीय सीमा पर नहीं आते हैं, यानी जो अंदर हैं, जो ना ही तो किसी राज्य के साथ सीमा साझा करते हैं, ना ही किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, वो होते हैं कौन से, अंतर्वर्ती। अब ये तो भाई इन राज्यों से अपना बॉर्डर बना रहा है ना, इसीलिए इसे आप अंतर्वर्ती नहीं कहोगे। ये तो इस स्थलीय सीमा पर आ रहा है। ये कैसी सीमा बना रहा है, अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित है। और किन दो राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, हरियाणा और यूपी। याद रखना, हरियाणा और यूपी। अब इसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट, यहाँ हरियाणा और क्या हो गया, यूपी हो गया। अब यहाँ इधर आ जाए आप, एक इधर और एक दोस्तों इधर, यानी ये दो क्या हैं, इसके पड़ोसी क्या हैं, जिले हैं। तो डीग के पड़ोसी जिलों की अगर हम बात करें, तो कितने इसके पड़ोसी जिले हैं, बोले तो दो। पड़ोसी जिले कितने हैं, दो हैं। अब कौन कौन से वो दो पड़ोसी जिले हैं दोस्तों, तो याद रखें इसके जो पड़ोसी जिले हैं, ये तो हो गया कौन, भरतपुर। ये तो हो गया कौन दोस्तों, भरतपुर हो गया। और इधर हो गया कौन सा, अलवर हो गया। भरतपुर और अलवर। तो इस तरह से ये चीज हमें याद रखनी है। यानी ये किन किन के साथ में, एक इसके साथ में सीमा बनाता है, एक इसके साथ में सीमा बनाता है, इन दोनों राज्यों के साथ सीमा बनाता है। और पड़ोसी जिले कौन कौन से हैं, तो एक हो गया अलवर और दूसरा हो गया कौन सा, भरतपुर। तो इस तरह ये आप बिल्कुल इसी प्रकार से मैप के अकॉर्डिंग बना लीजिएगा, ताकि ये चीज हमें याद रहे। मैप बना करके आप सेट कर लीजिए। आप पंजाब वाला चाहे बनाए तो बनाए, नहीं तो मत बनाना दोस्तों। ये पंजाब है ना, इसको भले ही आप मत बनाना। पंजाब वाला याद रखें, बनाए तो बनाना, नहीं मत बनाना। केवल और केवल आप इतना बना लीजिएगा, केवल इतना बना लीजिएगा, फटाफट से बनाओ, बनाइए इसी तरह से। बना ले भाई, सोच रहा मास्टर ही बना देगा है। कॉपी रख जाना यहीं, तो वही मिलेगा बना हुआ। बनाओ बनाओ फटाफट।
मोबाइल नहीं खुल रहा है किसी का? आज तो नहीं खोला है मोबाइल वोबाइल? हाँ, मोबाइलों के लिए मना है बिल्कुल कि मोबाइल बंद रखें क्लास के अंदर। क्लास चलती है और कुचुर कुचुर लगे रहते हैं ना, घर गृहस्थी से बोल के आया करो कि भाई डिस्टर्ब नहीं करें। हाँ बिल्कुल बंद रखें। वो एक बार ऐसा हुआ था कि मोबाइल में ना, मोबाइल में अभी देखो आप लोग इतना जानते हैं, इतना हम मोबाइल में नहीं समझते क्योंकि हम लोग रोज उसी से चैटे रहते हैं ना। मैं नहीं जानता इतना मोबाइल में। एक बार क्या हुआ कि बच्चे का जन्मदिन मनाया था, बच्चे का जन्मदिन। अब बच्चे का जन्मदिन मनाया, शाम का समय, तो घरवाड़ी बोली कि वो लड्डू मंगाने हैं। मैंने कहा ठीक है ले आएंगे पड़ोस की दुकान से। बोला नहीं नहीं ये तो अच्छे नहीं है, ऑनलाइन मंगाने हैं। तो मोबाइल से, कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है ना, ऑनलाइन मंगाने हैं। मैंने कहा ठीक है चलो। मैंने एक नंबर लगाया भाई साहब, नंबर लगाया उसमें, और जब नंबर लगाया तो फिर उधर से वहां जैसे ही डायल किया तो उधर से फिर कोई बोला आपने आपने हमें नंबर लगाया है, आपका यहाँ रामचरण मिष्ठान भंडार पर हार्दिक स्वागत है। मिठाई के लिए एक दबाएं, समझ रहे हैं? मिठाई के लिए एक दबाएं, पेय पदार्थों के लिए दो दबाएं, और फल फ्रूट इत्यादि के लिए तीन दबाएं। क्योंकि हमको मिठाई चाहिए थी मैंने एक दबा दिया। फिर उसके बाद में आया, आपने एक दबाया है, आपको मिठाई चाहिए। मिठाई में मिठाई में रसगुल्ला के लिए दो दबाएं, हाँ। अब बूंदी के लड्डू के लिए एक दबाएं, रसगुल्ला के लिए दो दबाएं, इमरती के लिए तीन दबाएं। हमें भाई साहब बूंदी के लड्डू चाहिए थे। फिर मैंने एक दबा दिया। फिर उधर से जवाब आया, आपको बूंदी के लड्डू चाहिए, आपने एक दबाया है। बूंदी के लड्डुओं में छोटी बूंदी वाले लड्डू के लिए एक दबाएं, बड़ी बूंदी के लड्डुओं के लिए दो दबाएं, इससे ज्यादा बड़ी बूंदी के लड्डू चाहिए तो तीन दबाएं। अब हमको छोटी छोटी बूंदी वाले लड्डू चाहिए थे। मैंने फिर एक दबा दिया। फिर वो बोला आपने छोटी बूंदी वाले लड्डुओं के लिए एक दबाया है, स्वागत है। देसी घी के लड्डू के लिए एक दबाएं, डालडा के लड्डू के लिए दो दबाएं, रिफाइंड के लड्डू के लिए तीन दबाएं। फिर मुझे देसी घी के लड्डू चाहिए थे, फिर मैंने एक दबा दिया। फिर उसमें आया, धन्यवाद, आपने देसी घी के लड्डू के लिए एक दबाया है। अब 5 किलो लड्डू के लिए एक दबाएं, 5 किलो लड्डू के लिए एक दबाएं, 50 किलो लड्डू के लिए दो दबाएं, 1 क्विंटल लड्डू के लिए तीन दबाएं। अब भाई जब वैसे ही दिमाग खराब कर दिया कि यार ये लड्डू आ नहीं रहे, तो चल गलती से क्या हुआ, गलती से तीन का बटन दब गया, गलती से तीन का दब गया। अब जैसे ही तीन का बटन दबा, तीन का दबा, तो उधर से फिर आया कि आपने 1 क्विंटल लड्डू बुक किया है, इसके लिए धन्यवाद। मैंने अपनी अर्धांगिनी से कहा, मैंने कहा गड़बड़ हो गई। बोला क्या हो गया? मैंने कहा गलती से वो तीन का दब गया। अब वो यूं कह रहे हैं 1 क्विंटल आपका पैक करा दें, एड्रेस बताओ। तो घरवाली बोली, बोला तू तो बर्बादी करके छोड़ेगा, अपन को तो खाली 5 किलो लड्डू चाहिए थे, एक का दबाता। मैंने कहा गलती से दब गया, अब 1 क्विंटल लड्डू आएंगे, 1 क्विंटल लड्डू आएंगे, क्या करें? अब मैं भी दिमागी आदमी यार, करौली का आदमी, तो मैंने तुरंत पता है क्या कहा, मैंने फिर से उधर से फोन आया, बोला आपने ऑर्डर किया है, जरा पता बताएं, प्लीज पता बताएं। मैंने उसको पते में बता दिया। मैंने कहा बड़े, हम चार भाई हैं, हम चार भाई हैं, बड़े ही बड़े से बात करनी है तो एक दबाएं, उससे छोटे से बात करनी है तो दो दबाएं, उससे छोटे से बात करनी है तो तीन दबाएं,
और छोटे ही छोटे से बात करनी है तो 4 दबाएं, और तब तक दबाते ही रहें जब तक कोई फोन नहीं उठाए। दबा बेटा, फोन उठाना नहीं उठाना आपका काम है, घर से आता ही रहे, फोन उठाने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो देखें, ध्यान लगाएं दोस्तों, जुड़ जाइए, इधर बातें नहीं करें। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा, डीग जिला, डीग जिला पढ़ रहे हैं दोस्तों। और याद रखें, हरियाणा और यूपी, हरियाणा और क्या, यूपी, दोनों की सीमा इससे लगती है। और इधर पड़ोसी, क्या पड़ोसी, अगर हम बात करें किसकी, इसके पड़ोसी जिले दोस्तों, पड़ोसी क्या जिले, तो पड़ोसी जिलों की संख्या कितनी हो जाएगी, फटाफट बताओ। तो और ये दोनों के दोनों हो जाएंगे इसके पड़ोसी क्या, ये हो जाएंगे मित्रों पड़ोसी क्या, राज्य। पड़ोसी क्या हो जाएंगे भाई, राज्य हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से ही आपको याद रखें। तो पड़ोसी जिलों की संख्या भी कितनी है, 2, और पड़ोसी राज्य भी कितने हैं, 2 हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलो देखिए, अब हम आगे पढ़ रहे हैं किसको, डीग को। तो डीग के विषय में क्या क्या सवाल बनने वाले हैं उनकी करेंगे दोस्तों चर्चा। तो एक एक बिंदु को आप नोट करते चलेंगे और अच्छे से आप एक एक बिंदु को पढ़िएगा। तो सबसे पहले यहाँ पहला बिंदु, सबसे पहले यहाँ हम पहला बिंदु इसका पढ़ रहे हैं, और वो आपका पहला बिंदु होगा कि ये जो डीग है दोस्तों, क्या डीग, याद रखना डीग जो है, इस डीग का पुराना नाम क्या है, डीग का पुराना नाम क्या है सर, तो डीग का पुराना नाम दोस्तों, डीग का पुराना नाम क्या है, तो इसका पुराना नाम है क्या, दीर्घ, क्या नाम है, दीर्घवती। दीर्घ का पुराना नाम है दीर्घवती, इसी को हम कह सकते हैं दीर्घ, और दीर्घ का ही अपभ्रंश क्या बन गया, डीग बन गया। तो डीग का पुराना नाम क्या है पूछा जाएगा, प्राचीन नाम क्या है, तो जवाब क्या देंगे, प्राचीन नाम क्या है, जवाब दीर्घवती या दीर्घ इसका प्राचीन नाम है। इसके बाद में मित्रों दूसरे बिंदु की चर्चा करते हैं। दूसरा जो इसमें सवाल बनेगा देखिए नेक्स्ट, और वो हमारा सवाल होगा कौन सा, कि ये जो डीग है, याद रखें क्या डीग, डीग जो है, इस डीग का पुराना ये नाम है, लेकिन इसके उपनाम की बात की जाए, किसकी बात करें, उपनाम की बात करें, डीग के उपनाम की बात करें दोस्तों, तो इसका उपनाम हो जाएगा भाइयों क्या, जल महलों की नगरी। क्या नाम होगा बताओ, जल महलों की नगरी दोस्तों, जल महलों की नगरी। याद रखें डीग को कहा जाता है जल महलों की क्या, नगरी, और इसी डीग को कहते हैं फव्वारों की नगरी। क्या कहा जाता है, फव्वारों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो डीग को आप फव्वारों की नगरी भी कहेंगे, और जल महलों की क्या कहेंगे, नगरी कहोगे। ठीक है, डीग को जल महलों की नगरी, फव्वारों की नगरी कहते हैं। इसका प्राचीन नाम क्या है, दीर्घवती, या आप इसे क्या कहेंगे, दीर्घ कहोगे। ये प्राचीन नाम है दोस्तों किसका, डीग का। अब डीग को लेके और क्या क्या सवाल बनने हैं, तो आइए करते हैं उन सवालों की चर्चा दोस्तों। देखिए डीग जो है, याद रखें यहाँ डीग, डीग, डीग जो है ये किन की राजधानी, तो आपको पता है कि भरतपुर धौलपुर रियासतें जाट रियासत थी, कैसी रियासत थी, जाट रियासत थी। तो डीग जो है वो जाटों की, जाट वंश की, यानी जाट शासकों की राजधानी, जाट शासकों की, जाट शासकों की क्या राजधानी, यानी मैं कह सकता हूँ कि भरतपुर के शासकों की क्या राजधानी बनाया। डीग को किसने बनाया दोस्तों, कौन से वो राजा थे, तो यहाँ आपका जवाब होगा बदन सिंह। कौन से राजा थे बताओ, बदन सिंह राजा थे, बदन सिंह। याद रखें बदन सिंह ने इसको क्या बनाया, भरतपुर जो है, भरतपुर में शासक थे जाट वंश के कौन, बदन सिंह। और बदन सिंह ने पहली बार डीग को जाटों की क्या बनाया, राजधानी, यानी भरतपुर की राजधानी इसे बनाया। इसके बाद में देखिएगा हुए थे कौन, नेक्स्ट यहाँ हुए कौन, सूरजमल। तो डीग का किला 1700 कहते हैं, लगभग कितने की बात थी दोस्तों, 30 ईस्वी में, लगभग 1730 में कौन सा किला, डीग, डीग का किला
दोस्तों डीग का किला किसने बनवाया? अब आपका जवाब हो जाएगा डीग का जो किला बनवाया, याद रखें, वो किला बनवाया किसने? तो सूरजमल ने। किसके द्वारा बनवाया गया? सूरजमल, सूरजमल जाट। और याद रखना लोहागढ़ यानी भरतपुर का किला, मिट्टी का किला, वो भी सूरजमल जाट के द्वारा ही बनवाया गया। वो भी सूरजमल किसने बनवाया? जाट ने ही बनवाया था। ठीक है, तो ये डीग का किला किनके द्वारा बनवाया गया? सूरजमल जाट के द्वारा बनवाया गया। ये सूरजमल जो है, याद रखिए दोस्तों, इन्हें कई नामों से भी जाना जाता है। इनको लेकर के कुछ सवाल बनते हैं परीक्षा के लिए कि सूरजमल जो है, इस सूरजमल को क्या कहते हैं? सूरजमल को कहते हैं क्या? जाटों का प्लेटो। जाटों का क्या कहते हैं दोस्तों? प्लेटो, है ना। जाटों का प्लेटो या अफलातून के नाम से जाने जाते हैं। क्या? अफला अफलातून के नाम से जाने जाते हैं। कौन? सूरजमल। तो सूरजमल जाट जो है भरतपुर शासक थे, और ये जाटों के प्लेटो या अफलातून के नाम से भी जाने जाते हैं। इन्हीं के द्वारा डीग दुर्ग का, इस डीग के किसका दोस्तों? किले का क्या करवाया गया? निर्माण करवाया गया। डीग के किले का क्या करवाया गया? निर्माण, सूरजमल जाट के द्वारा। ठीक, अब इसके बाद में देखेंगे हम नेक्स्ट, अगला बिंदु देखें दोस्तों। डीग में डीग के क्या है दोस्तों? महल। क्या है? डीग के महल, यानी डीग महल। डीगों को जल डीग को जल महलों की नगरी कहते हैं। तो डीग के महल जो है मित्रों, डीग के क्या महल, वो भी कहाँ पर हैं? तो उत्तर क्या होगा? डीग में स्थित है, क्योंकि नाम से ही पता लग रहा है डीग के जल महल। तो डीग के जो जल महल हैं वो कहाँ पर हैं? डीग में हैं। अब इनमें सबसे बड़ा महल कौन सा है? फटाफट उत्तर दीजिए। डीग के जल महलों में सबसे बड़े महल का नाम बताओ, हैं? बोलिए। तो डीग के जल महलों में सबसे बड़ा दोस्तों महल जो है, याद रखें, सबसे सबसे बड़ा महल, सबसे क्या बड़ा महल कौन सा है? तो सबसे बड़ा महल है दोस्तों डीग के महलों में कौन सा? गोपाल महल। कौन सा महल है? गोपाल महल, गोपाल सिंह का महल है ना, गोपाल, ये आपको याद रखना है। गोपाल, गोपाल महल, ये डीग के महलों में सबसे बड़ा महल माना जाता है। कौन सा महल? गोपाल महल। ये आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है दोस्तों। गोपाल महल है डीग के महलों में सबसे बड़ा महल माना जाता है। तो डीग के जो जल महल हैं, डीग के महल बोले तो जल महल है ना, जल महलों की नगरी है क्या डीग, तो ये सबसे बड़ा महल माना जाता है। आइए इसके बाद में नेक्स्ट जानते हैं इस डीग को लेके और क्या क्या सवाल बनने हैं। तो देखिए, डीग जो है उसको लेके बाकी की और क्या प्रश्न बनेंगे दोस्तों। तो यहाँ हमें याद रखना है डीग में एक जगह है अपनी, कौन सी? कामा। दोस्तों कौन सी जगह है बताओ? कामा। ये कामा तहसील हो गई किसकी? डीग की। ठीक है, अब कामा को लेके क्या प्रश्न बनने हैं देखें। कामा को लेके सबसे पहली बात, कामा किस जिले के अंदर है? तो डीग जिले के अंदर है। किस जिले के अंतर्गत है? डीग जिला। ये चीज आपको याद रखनी है, डीग जिला के अंतर्गत आएगा कौन? कामा। चलो ठीक है, कामा डीग जिले के अंतर्गत आएगा। ये जो कामा है दोस्तों, कामा, यहाँ भोजन थाली का मेला लगता है। कौन सा मेला? भोजन थाली का मेला कहाँ लगता है बताओ? कहाँ? कामा में कौन सा मेला लगता है? भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। भो हाँ, भोजन थाली मेला। भोजन थाली मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो कामा में किया जाता है। इसका आयोजन किया जाता है? भोजन थाली मेले का क्या किया जाता है? आयोजन किया जाता है। भोजन थाली क्या मेला कहाँ लगता है? कामा में। इसके बाद में यहाँ एक मंदिर है बहुत इंपॉर्टेंट, गोकुल जी का मंदिर, जो कि कहाँ पर है? कामा में। तो ये आपको याद रखना है, गोकुल जी का क्या है? यहाँ मंदिर है, गोकुल जी
गोकुल जी का मंदिर दोस्तों, और ये मंदिर कहाँ है तो कामा में है। का मंदिर? गोकुल जी का मंदिर। देखो कामा जो है, कामा का प्राचीन नाम क्या था? कामा का भी दोस्तों प्राचीन नाम याद रखें। कामा का प्राचीन क्या नाम? इसका प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मपुर था। प्राचीन नाम क्या था कामा का? ब्रह्मपुर था। पुराणों के समय में, यानी कहते हैं कि ये महाभारत से पहले बसा हुआ है। और भगवान कृष्ण के नाना जी कामसेन ने इसका नाम बदल के कामा कर दिया, यानी ब्रह्मपुर था। लेकिन क्या कृष्ण के क्या थे? नाना जी। कृष्ण के नाना जी, जिनका नाम क्या था दोस्तों? कृष्ण के नाना जी कामसेन। क्या नाम था? कामसेन के नाम पर, इसके नाम पर इसका नाम कामा पड़ गया। कामसेन के नाम पर याद रखिए, नाम पर कामा नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा है? कामा नाम पड़ा, नाम पड़ा। तो इस तरह से दोस्तों ये कामा नाम पड़ा है। तो कामा को ब्रह्मपुर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान कृष्ण के नाना जी कौन? कामसेन के नाम पर इसका नाम क्या पड़ गया? कामा पड़ गया ना। बाकी प्राचीन नाम तो क्या है इसका? तो भोजन थाली मेला कहाँ लगता है बताओ? कामा। कामा कहाँ है? कामा कहाँ है? डीग में है ना। आगे बढ़ रहा हूं मैं, फटाफट नोट करते चलिए। देखिए अब दोस्तों आगे देखें और क्या क्या सवाल बनने हैं। नेक्स्ट, अगला बिंदु, अगले बिंदु की चर्चा करते हैं। देखो तो यहाँ आपने पढ़ा है जुरहरा। एक जगह पढ़ी आपने, कौन सी दोस्तों? जुरहरा। जुरहरा, ठीक है भाई। जुरहरा तहसील। अच्छा फटाफट बताओ मुझे, जुरहरा तहसील कहाँ है? ठीक में बिल्कुल राइट। जुरहरा तहसील कहाँ है दोस्तों? तो डीग जिले के अंतर्गत आएगी। डीग जिला, ये बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि याद हो जाए, बार बार इसीलिए लिख रहा हूँ। अब जुरहरा जो है इसे आप पहले से ही जानते हैं, है ना। रामलीला, रामलीला दोस्तों, रामलीला, रामलीला जुरहरा भरतपुर पाटुंदा कोटा। पढ़ते हैं वो? पढ़ते नहीं पढ़ते? तो रामलीला जुरहरा भरतपुर, रामलीला की सवारी प्रसिद्ध है ना। रामलीला की क्या निकलती है? सवारी। तो यहाँ की यहाँ की रामलीला दोस्तों, क्या? रामलीला, यहाँ की रामलीला सवारी, रामलीला सवारी प्रसिद्ध है। याद रखिएगा जुरहरा की रामलीला सवारी क्या है? प्रसिद्ध है। ये चीज आपको याद रखनी है। जुरहरा की रामलीला सवारी क्या है? प्रसिद्ध है। आप लोगों ने नदियों में एक नदी का नाम सुना है दोस्तों, और वो नदी है कौन सी? अपनी रूपारेल। रूपारेल जो अलवर में उदयनाथ की पहाड़ियों से निकलती है, जिसे लसवारी और बरा नदी भी कहते हैं, जो अलवर के बाद भरतपुर में आती और भरतपुर की मोती झील में इसका जल जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन कहलाती है मोती झील, क्योंकि उसके जल को रोकती है, बाढ़ आने से बचाती है। तो वो जो नदी है याद रखें, वो अब किस में आती है? डीग जिला में आती है। आइए देखते हैं किसके बारे में? रूपा रेल नदी के विषय में। देखो अगला बिंदु, नेक्स्ट पॉइंट डालें दोस्तों, रूपा रेल नदी। कौन सी नदी? रूपा रेल नदी। ये पॉइंट बनाइएगा, रूपा रेल नदी। ठीक है भाई, रूपा रेल नदी। सबसे पहली बात तो मित्रों ये आंतरिक प्रवाह क्षेत्र वाली नदी है। रूपा रेल बताओ कैसी नदी है? रूपा रेल आंतरिक प्रवाह क्षेत्र की नदी है। आंतरिक, राजस्थान में कौन से प्रवाह क्षेत्र में काउंट होगी? आंतरिक प्रवाह, प्रवाह क्षेत्र की नदी मानी जाएगी। एक बात। दूसरा सवाल सुनिएगा, इस नदी का सर उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इस नदी का उद्गम होता है उदयनाथ की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ियाँ? उदयनाथ की क्या दोस्तों? पहाड़ियाँ। और ये पहाड़ियाँ कहाँ हैं?
उदयनाथ की पहाड़ियां बोले तो अलवर में यहाँ से निकलती है ये नदी। अब यहाँ से निकलने के बाद में ये नदी किस जिले में प्रवाहित होती है, तो यहाँ से निकल के ये किस में जाती है, डीग, यानी डीग में पहुंचती है। किस में पहुंचती है दोस्तों, डीग में पहुंचती है, याद रखना पहुंचती है। इस नदी को कई उपनामों से भी, नदियों को क्लियर करते चलो। हाँ, जो चीजें हमारी नए जिलों में आ रही हैं वो सारी की सारी होनी चाहिए। इस नदी को कई उपनामों से भी जानते हैं दोस्तों। अब इस नदी को किस किस उपनाम से जानते हैं, तो इस नदी के उपनाम हो जाएंगे, नंबर 1 होगा कौन सा, लसवारी। क्या नाम हो जाएगा, लसवारी। दोस्तों दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एक लसवारी हो गया, और अगला हो जाएगा बराहा। नाम से भी ये नदी याद रखें जानी जाती है। इसी नदी पर एक झील बनी है, इसी नदी पर एक झील बनी है ना, झील बनी है। इस पर कौन सी, यानी इसके जल को रोक करके, तो झील का नाम है सर क्या, मोती झील। कौन सी झील, मोती झील दोस्तों, कौन सी झील, मोती झील, याद रखें। और मोती झील को कहते हैं क्या, भरतपुर की क्या कहते हैं, लाइफ लाइन, यानी भरतपुर की जीवन रेखा। भरतपुर की कौन सी रेखा, जीवन रेखा, ये कहलाती है कौन, मोती झील। तो इस तरह से ये नदी वर्तमान में, याद रखें, किसको भी टच करेगी, किसको भी टच करेगी, डी को भी टच करेगी। तो इस तरह नदियों के प्रवाह क्षेत्र के जिले बढ़ चुके हैं। जो पहले 2 जिलों में थी वो 3-4 जिलों में भी अब काउंट होंगी। तो इस तरह से ये आपको याद रखनी है, कौन सी, रूपा रेल। रूपा अपनी रेल कहाँ से चलाती है, एक बार राजस्थान, एक बार अलवर से। एक बार राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा में पूछा गया था कि उदयनाथ की पहाड़ियां कहाँ हैं, तो उत्तर क्या था, अलवर। दोस्तों उत्तर क्या था, अलवर। तो यहाँ से याद रखना अलवर, यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। अब उसके बाद में नेक्स्ट बिंदु देखिएगा, और क्या क्या सवाल इसको लेकर के बनेंगे, यानी क्या क्या प्रश्न इसको लेकर के बनेंगे, किसको, डी को। तो आपने एक नृत्य का नाम सुना है, हुरंगा। अभी होली के टाइम होता है, फसल कटने के अवसर पर हुरंगा। हुरंगा एक नृत्य है दोस्तों, भरतपुर का पढ़ते थे आप। अब वो हुरंगा नृत्य कहाँ का पढ़ना है, डीग का। तो अगला बिंदु नोट करिएगा, हुरंगा। अगला बिंदु नोट करें, हुरंगा। हुरंगा क्या हो जाएगा, नृत्य, हुरंगा नृत्य। अब दोस्तों हुरंगा जो नृत्य, याद रखें, वो वर्तमान में कहाँ का नृत्य है, तो डीग जिला, याद रखना कहाँ का है, कहाँ होता है ये नृत्य, डीग जिला में। अच्छा, इस नृत्य की खासियत है कि यह नृत्य यह नृत्य फसल फसल कटने पर, फसल कटने के समय, अर्थात फसल कटने के समय, अर्थात होली के समय, होली के समय होता है। होली के समय दोस्तों होता है, जब फसल कटती है उस समय, या कह सकते हैं आप किस टाइम, होली के समय होता है। कौन सा, हुरंगा। और हुरंगा को भरतपुर से डिलीट कर दीजिए, बिल्कुल आप सेट कर लें कहाँ, डीग में। हुरंगा को सेट कर लीजिए कहाँ, डीग में। तो ये आपको याद रखना है। होली के समय आपको पता है कि रबी की फसल कटती है, रबी की फसल करती है, और उस समय ये नृत्य होता है, यानी होली के अवसर पर होता है कौन सा नृत्य दोस्तों, हुरंगा नृत्य। अब इसके बाद में देखेंगे आप नेक्स्ट, हुरंगा क्या हो गया, नृत्य हो गया। तो ये जो डीग है, डीग में कौन कौन सी, कुम्हेर, डीग में क्या, कुम्हेर। और कौन सी तहसील है, कामा, कुम्हेर, डीग। तो दोस्तों कामा और डीग याद रखें, इन दोनों को सिंचाई होती है गुरुग्राम किसके द्वारा, सिंचाई परियोजना द्वारा। गुरुग्राम सिंचाई परियोजना का संबंध, गुरुग्राम सिंचाई परियोजना,
गुरुग्राम नहर सिंचाई परियोजना जो है उसका संबंध किससे है? अब डीग जिले से है। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। अगला बिंदु, नेक्स्ट अगला बिंदु नोट करें, गुरुग्राम, नहीं गुरुग्राम है, गुरुग्राम इसका नहर है ना, उससे गुरुग्राम नहर सिंचाई सिंचाई परियोजना दोस्तों, परियोजना, ठीक है। ये गुरुग्राम नहर सिंचाई परियोजना। अब इससे किस किस को सिंचाई होती है? यानी डीग और किसको? कामा, है ना, इनको डीग कामा इनको सिंचाई इनके गांवों में। डीग कामा, कामा, डीग कामा, व अन्य क्षेत्रों को इससे क्या होती है दोस्तों? सिंचाई होती है, इससे सिंचाई होती है। इससे क्या होती है? सिंचाई होती है। फटाफट नोट करिए आप। कामेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कामा में ही है, याद रखें। अगला कौन सा? कामेश्वर, कामेश्वर महादेव जी का क्या मंदिर? कामेश्वर महादेव मंदिर, फटाफट बताओ कहाँ है? तो कैफोर कामेश्वर कैसे ही बन गया क्या? कामा। तो ये भी कहाँ है? कामा में है। और कामा आपको पता है कहाँ है? डीग में, डीग जिला हो गया, ये याद रखिए। ये हो गया एक। और ब्रज महोत्सव का आयोजन डीग में होता है दोस्तों, ब्रज महोत्सव, ये याद रख सकते हैं आप। एक अगला आएगा ब्रज महोत्सव, यहाँ लिख लीजिए या ऊपर करता हूँ इसे। ब्रज महोत्सव देखें लास्ट बस, क्योंकि इसमें ये बिंदु है। ब्रज महोत्सव याद रखें, कौन सा? ब्रज महोत्सव। तो ब्रज महोत्सव का आयोजन होता है कहाँ? तो इसमें भी आपका जवाब होगा किसमें? डीग में। कहाँ? डीग में। तो इस तरह से ये हमने किसकी चर्चा की है? डीग की चर्चा की है। ठीक है, इनमें ज्यादा डिटेल नहीं है क्योंकि एक दिन में एक हो जाएगा। बाकी के डीग के बाद में फिर हम गंगापुर पढ़ेंगे और फिर अगले उसको लेंगे जयपुर वाला भाग अपना बचेगा। कंप्लीट होने के बाद फिर ज्योग्राफी जीरो से चालू होगी। तो ये एक मिनट, तो ये चीजें आपने आज पढ़ी हैं, देखिए। यानी ये हमने पढ़ा कौन सा? डीग जिला, ठीक है। डीग जिला आप लोगों ने पढ़ा, तो इसके बाद में नेक्स्ट जिला पढ़ेंगे दोस्तों। अगला है ना, तब तक इसको